ठीक है। लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम आज डिस्कस करेंगे, दैट इज़ ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, इसको डिस्कस करने से पहले हम लोग कुछ अपने डेली लाइफ के प्रैक्टिकल एग्जांपल लेंगे। ठीक है, जिससे हमको समझ में आएगा कि ये फिनोमिना वर्क कैसे करता है और ये है क्या चीज़। ठीक है, तो इसका सबसे एक कॉमन एग्जांपल हम लेते हैं जो हम अपने घर में देखते हैं। जैसे रेज़िन को अगर हम पानी में डालें तो वो फूल जाता है। रेज़िन किसको बोलते हैं? किशमिश को। नॉर्मली हम लोग चना भिगाते हैं रात में खाने के लिए, दाल भिगाते हैं बरी वगैरह बनाने के लिए। ठीक है, दाल रात में हम फुलाते हैं, उसको पानी में भिगाते हैं। या राजमा हमको पकाना होता है तो राजमा भी रात में भिगो के अगले दिन बनाते हैं। ठीक है, तो ये जितनी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि जिसको हम रात में भिगो देते हैं और सुबह वो फूल जाते हैं। फूल जाना मतलब उसमें पानी अंदर चला जाता है, तो पानी अंदर जाने की वजह से वो फूल जाता है, स्वेलिंग उसमें आ जाती है। ठीक है, ये जो प्रैक्टिकल लाइफ में हम देखते हैं ये एग्जांपल, यही ऑस्मोसिस है। इसी को क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है, तो मैं आपको रेज़िन के एग्जांपल से समझाता हूँ तो आपको बात समझ में आएगी क्लियर कट। ठीक है, उसके बाद हम अपने टॉपिक में आते हैं, तो फिर ये वन बाय वन एक एक करके हम समझते चलेंगे। ठीक है, देखिए एक बकेट में हमने पानी लिया ऐसे। ठीक है, इसमें हमने वाटर लिया। ठीक है, और इस वाटर में हमने रेज़िन डाल दिया। रेज़िन आप सब जानते हैं। ठीक है, ये मैं एग्जांपल कोट कर रहा हूँ यहाँ पर। रेज़िन सोक्ड इन प्योर वाटर। प्योर वाटर में हमने रेज़िन को डाला है। ठीक है, जब आप इसको डालेंगे, छोड़ दीजिए कुछ देर के लिए, 2-3 घंटे के लिए। थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि इस रेज़िन का साइज़ जो पहले नेचुरली इतना था, बाद में इसका साइज़ ये ऐसा हो जाता है। ये हो गया रेज़िन, फूल गया। ठीक है, ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बाहर में जो वाटर का मॉलिक्यूल है, वाटर का मॉलिक्यूल इसके अंदर जाना स्टार्ट कर दिया और इसके अंदर भर गया, तो इसमें स्वेलिंग आ गई। ठीक है ना, बाहर में सपोज दिस इज़ प्योर वाटर, ये हम बकेट में जो ले रहे हैं वो क्या चीज़ है? प्योर वाटर। और प्योर वाटर का ये मॉलिक्यूल इसके अंदर चला गया। ठीक है, तो इसमें स्वेलिंग आ गई, फूल गया। ये हम अपने घर में देखते हैं किसी न किसी रूप में, चने के रूप में, दाल के रूप में, किसी न किसी रूप में ये हम देखते रहते हैं। ठीक है, ये जो यहाँ पर हुआ प्रोसेस, इसी प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस बोलते हैं। बात समझ में आया? तो ऑस्मोसिस हमको क्या समझ में आया इसको देखने से? क्या चीज़ है ऑस्मोसिस? क्या समझ में आया? कि वाटर के मॉलिक्यूल्स रेज़िन के अंदर चले गए, दिस इज ऑस्मोसिस। ठीक है, दूसरा पहलू मैं इसका आपको दिखाता हूँ। इसी फूले हुए रेज़िन को रात भर भिगोया हमने, सुबह इस रेज़िन को निकाला तो ये अंगूर जैसे हो गया, फूल गया दाना। ठीक है, इस फूले हुए रेज़िन को अब हमने क्या किया? प्योर वाटर के बजाय सेलाइन वाटर में डुबाया। सेलाइन वाटर मतलब NaCl मिला करके हमने नमकीन पानी बनाया है। कंसनट्रेटेड NaCl का एक वाटर हमने लिया, ऐसे बकेट लिया। इस बकेट में अब की बार हम क्या भर रहे हैं? तो आंसर है ये वाला हमारा सॉल्यूशन है, कंसंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन। ठीक है, सेलाइन वाटर जिसको आप बोल सकते हैं, नमकीन पानी। तो इस फूले हुए रेज़िन को मैं इसमें डाल रहा हूँ। ठीक है, ये इसका साइज बढ़ चुका है। इस रेज़िन को हमने कंसंट्रेटेड NaCl के पानी में डाला सॉल्यूशन में, तो हम देखेंगे कि इसके अंदर से वाटर निकल के इसमें आने लगता है। बाहर में कौन सा मिक्सचर है? कंसंट्रेटेड। NaCl का कौन सा सॉल्यूशन है? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। तो हम देखेंगे कि ये जो किशमिश है जो फूल गई है, ठीक है, इसके अंदर से लिक्विड निकलना शुरू होते हैं, इसमें आना शुरू होते हैं, और इसका साइज फिर क्या हो जाता है? तो आंसर है ये अपने ओरिजिनल साइज में वापस आ जाती है, ऐसे। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सिकुड़ने को, श्रिंक होना। ठीक है, तो यहाँ पर रेज़िन क्या हुआ? श्रिंक। और यहाँ पर इसको क्या बोलोगे? रेज़िन स्वेल या स्वेलो, कुछ भी। ठीक है,
तो यहाँ पर ये ऐसे फूल गया। क्यों फूला? क्योंकि वाटर का मॉलिक्यूल कहाँ चला गया? रेजिन के अंदर चला गया। ठीक है, यहाँ पर ये फूला हुआ रेजिन हमने डाला कंसनट्रेटेड NaCl के सॉल्यूशन में, तो रेजिन के अंदर से लिक्विड निकल के यहाँ आ गया कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन के, इसीलिए ये क्या हुआ? श्रिंक हो गया, पिचक गया। ठीक है, तो ये दोनों तरह की एग्जाम्पल हम देखते हैं अपने डेली लाइफ में। एक तो मैंने आपको बताया अभी, ये कहाँ देखते हैं आप? तो आंसर ये भी बहुत कॉमन है। आप लोग घर में अचार रखते हैं, है ना? तो अचार रखने से पहले जब आप आम काट लेते हैं तो उस आम में, या किसी भी चीज़ का हम अचार रख रहे हैं, किसी भी चीज़ का अचार हमको रखना है, नींबू का अचार रखना है, आम का अचार रखना है, किसी भी चीज़ का पिकल हम बना रहे हैं, तो उसको काट के सबसे पहले हम क्या करते हैं? उसको नमक लपेट के रख देते हैं। क्यों लपेट के रखते हैं नमक? क्योंकि उसके अंदर का जो मॉइस्चर है, उसके अंदर का जो लिक्विड है, वो नमक सब क्या करता है? बाहर सोख कर लेता है, खींच लेता है, वो सूख जाता है। ठीक है ना? और दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं, जैसे हमारे यहाँ कोई ऐसी चीज़ आती है जो जिसमें मॉइस्चर हो, गीला हो, जैसे शुरू में किसान के यहाँ जब अनाज कटते हैं तो वो अनाज गीला रहता है, उसमें मॉइस्चर होता है, तो मॉइस्चर हटाने के लिए हम क्या करते हैं? नमक की डली उसमें डाल देते हैं, उसकी बोरी में। तो नमक क्या करता है? सब मॉइस्चर को खींच लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। समझ में आया? ठीक है। या आप लोग देखिए मार्केट में जो ऑलिव्स मिलते हैं या अच्छी चीज़ें मिलती हैं जो मॉइस्चर की वजह से ख़राब हो जाती हैं, तो उसको देखिए अक्सर ब्राइन सॉल्यूशन में रखा जाता है। ब्राइन सॉल्यूशन मतलब सेलाइन वाटर, नमकीन वाला पानी, उसमें हम उसके सॉल्यूशन में उसको डाल के रखते हैं। ऑलिव्स वगैरह सब ब्राइन सॉल्यूशन में रखे जाते हैं। क्यों? ब्राइन सॉल्यूशन का सबसे एक अच्छा फंक्शन ये है कि वो बैक्टीरिया किल कर देता है। ठीक है, नमकीन पानी का अच्छा फंक्शन ये है कि वो बैक्टीरिया किल कर देता है। कैसे बैक्टीरिया किल करता है? मॉइस्चर को सब एब्जॉर्ब कर लेगा। बैक्टीरिया मॉइस्चर में ही पनपते हैं, जब मॉइस्चर ही नहीं रहेगा तो बैक्टीरिया भी नहीं रहेंगे। ठीक है, तो हम लोग जब अपने यहाँ शुरू फसल के जब चावल खरीदते हैं तो वो चावल शुरू का नया चावल गीला होता है, आपको मालूम होगा, मॉइस्चर होता है, तो उसको हम लोग 2 महीना 4 महीना रख देते हैं उसमें नमक की डली डाल के। तो 2-4 महीने के अंदर अंदर वो नमक क्या करता है? पूरे मॉइस्चर को खींच लेता है, चावल पूरी तरह से सूख जाता है। हमने उस चावल को घर के अंदर रखा है, छाँव में, बोरी के अंदर, नमक की वजह से क्या होता है? वो पूरे मॉइस्चर को खींच लेता है, चावल सूख जाता है। ठीक है, ये उसका एक फंक्शन है, और बैक्टीरिया मारना उसका दूसरा फंक्शन है। तो ये तो खैर रही सही बात, अलग चीज़ है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको ये 2 सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ, ये 2 एग्जाम्पल हम अपनी लाइफ में देखते रहते हैं। एक तो ये अचार वाली एग्जाम्पल, किसी भी चीज़ में नमक लपेट कर रख दीजिए तो उसके अंदर का पानी क्या होता है? नमक पूरा खींच लेता है बाहर। ठीक है ना? NaCl का सॉल्यूशन ही मानिए उसको, पिकल के बाहर कंसनट्रेटेड NaCl का सॉल्यूशन, वो पिकल के अंदर से पूरे मॉइस्चर को बाहर खींच लेता है, लिक्विड बाहर आ जाता है और आम वगैरह सूख जाता है, फिर हम उसका अचार रखते हैं। ठीक है ना? अच्छा, ये 2 तरह की एग्जाम्पल हमने देखे। यही एग्जाम्पल क्या चीज़ है? इसी प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ हो क्या रहा है इसको भी समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर पहला एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया, वाटर के मॉलिक्यूल रेजिन के अंदर जा रहे थे। आपको मालूम है अंगूर के अंदर जो मसाला भरा होता है, जिसको मैं मसाला बोल रहा हूँ, दिस इज ए कंसनट्रेटेड लिक्विड। अंगूर के अंदर कैसा होता है? कंसनट्रेटेड लिक्विड होता है, गाढ़ा लिक्विड उसको बोलिए, जेली जैसा, मीठा मीठा होता है ना? मीठा होता है मतलब हम बोल सकते हैं वो ग्लूकोज होगा, स्टार्च होगा, सुक्रोज होगा। ठीक है, उसका मिक्सचर। तो रेजिन के अंदर जो है वो क्या चीज़ है? कंसनट्रेटेड एक गाढ़ा मिक्सचर होता है, गाढ़ा मिक्सचर कंसनट्रेटेड, और बाहर में क्या चीज़ है? प्योर वाटर है, प्योर वाटर। तो हम देखते हैं कि प्योर वाटर के मॉलिक्यूल इस गाढ़े मिक्सचर के अंदर जाना शुरू हो जाते हैं। ये कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन इसके अंदर भरा हुआ है, गाढ़ा, ग्लूकोज का मान लो, मीठा रहता है तो मैं इसको ग्लूकोज का मान लेता हूँ या सुक्रोज का मान लेता हूँ, शक्कर जैसे रहता है। तो सुक्रोज के मिक्सचर में, दिस इज ए कंसनट्रेटेड, हाईली कंसनट्रेटेड मिक्सचर ऑफ सुक्रोज, इसमें वाटर के मॉलिक्यूल अंदर भरना शुरू हो जाते हैं। अब मुझे ये बताइए, ये ज़्यादा कंसनट्रेटेड है इसके अंदर का लिक्विड कि बाहर का वाटर ज़्यादा कंसनट्रेटेड है? कौन सा कंसनट्रेटेड होगा? अंदर जो सुक्रोज भरा हुआ है वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड है। ठीक है, उसमें पानी की मात्रा कम होती है, मिठास की मात्रा ज़्यादा होती है सुक्रोज की। हम ये देखते हैं कि यहाँ से वाटर, प्योर मॉलिक्यूल, प्योर वाटर, इसके मॉलिक्यूल कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर भरना शुरू हो जाते हैं। ठीक है ना? प्योर मॉलिक्यूल वाटर के इसके अंदर भरना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और इसी प्रोसेस का मैं नाम क्या रख रहा हूँ? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? देखिए, ये है हाईली कंसनट्रेटेड लिक्विड और ये है डाइल्यूटेड लिक्विड। क्या है ये? डाइल्यूट। तो वाटर अगर प्योर है तो इसको मैं डाइल्यूट सॉल्यूशन मान लूँ,
दिस इज डाइल्यूटेड और ये कंसंट्रेटेड। तो ऑस्मोसिस क्या हो गया? आंसर है डाइल्यूट सॉल्यूशन का कहाँ चले जाना? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में चले जाना। डाइल्यूट मिक्सचर का या किसी प्योर सॉल्वेंट का, वाटर का, डाइल्यूट चीज का किस में भर जाना? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में चले जाना। यही फिनोमिना क्या है? ऑस्मोसिस है। ठीक है। अच्छा, अब ये वाटर जो इसमें जा रहा है, क्या सिर्फ वाटर जाएगा या और कुछ जाएगा? मान लो मैं वाटर के बजाय यहाँ कोई सॉल्यूशन ले लूँ, डाइल्यूट सॉल्यूशन ही ले रहा हूँ। जैसे इसमें मैंने यूरिया घोल के रखा है इस पानी में, 1 मोल यूरिया डाल दिया है, तो ये 1 मोल यूरिया, 1 मोल कोई बहुत बड़ी क्वांटिटी तो होती नहीं है, अभी भी ये डाइल्यूट सॉल्यूशन ही है यूरिया का। ठीक है। तो इसमें यूरिया है और वाटर है। हम देखते हैं कि सिर्फ वाटर जाता है, यूरिया नहीं जाता इसके अंदर। समझ में आया? ध्यान से सुनिए। सिर्फ किसके पार्टिकल जा रहे हैं? वाटर के पार्टिकल जा रहे हैं, यूरिया का पार्टिकल नहीं जाता। ठीक है ना। आप किसी भी सॉल्यूशन में, किसी भी लिक्विड में आप रेजिन डाल के देखिए, उसमें सिर्फ पानी घुसेगा, उस लिक्विड में जो पार्टिकल्स होंगे वो पार्टिकल नहीं जाते अंदर। ठीक है। क्यों नहीं जाते? इसलिए नहीं जाते कि रेजिन की ये जो चमड़ी होती है, परत, ये जो रेजिन की परत होती है, ये एक स्पेशल टाइप की परत है, एक स्पेशल टाइप का मेम्ब्रेन है जिसको हम बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं इसको? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की खासियत ये होती है कि ये सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को जाने देता है। किसको? सिर्फ किसको पास करेगा? सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को बोलता है चले जाओ, बाकी कोई भी आओगे मैं जाने नहीं दूंगा। ठीक है। तो रेजिन का ये जो सरफेस है, रेजिन का ये जो परत है, मेम्ब्रेन, इसको हम क्या बोलते हैं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसके नाम से ही जाहिर है। सेमी मतलब किसी किसी को, परमिएबल मतलब परमिट करता है, और मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली, पतली सी, एकदम बारीक झिल्ली। ठीक है। सो इसके नाम, इसका नाम ही हमने इसीलिए रखा है इसके रूप रंग की वजह से, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये किसी किसी को अलाउ करता है, परमिट करता है जाने के लिए। ये एक ऐसी झिल्ली होती है जो सबको अलाउ नहीं करती। किसको अलाउ करेगी? जिसका साइज सबसे ज्यादा छोटा होगा। ठीक है। अब आपने पढ़ रखा है सॉल्यूशन बनाने के लिए हम 2 चीजें मिलाते हैं, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ध्यान से सुनिएगा। सॉल्यूशन किससे बनता है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट से बनता है। ठीक है। अभी तक का हमारा नॉलेज ये कहता है कि सॉल्यूशन बनाने के लिए जो 2 चीजें हम मिलाते हैं, उसमें से जो सबसे कम क्वांटिटी में होता है उसको क्या मानते हैं? सॉल्यूट। और जो ज्यादा क्वांटिटी में होता है? सॉल्वेंट। ठीक है। अब दूसरी चीज समझ लीजिए, सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं और सॉल्वेंट के जो पार्टिकल होते हैं, इन पार्टिकल का साइज आपस में बराबर नहीं होता, ज्यादा कम होते हैं। ठीक है। ये भले कम मात्रा में होता है जिसका नाम हम सॉल्यूट रख देते हैं, लेकिन इसका साइज कैसा होता है? बड़ा। और सॉल्वेंट का साइज कैसा होता है? बहुत छोटा। तो साइज वाइज अगर बात करें तो इसका साइज कैसा होगा? लार्ज। और इसका साइज कैसा होगा? स्मॉल। ठीक है। आपस में इन दोनों के कंपैरिजन में किसका साइज ज्यादा बड़ा होता है? सॉल्यूट पार्टिकल का। भले वो गिनती में कम होते हैं, क्वांटिटी में कम होते हैं तो सॉल्यूट कहलाते हैं, लेकिन उसका साइज कैसा होता है? उसके पार्टिकल का, मॉलिक्यूल का बड़ा होता है। और सॉल्वेंट का पार्टिकल का साइज कैसा होता है? बहुत छोटा होता है। सरफेस केमिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे तो उसका साइज भी पढ़ेंगे, 10 टू द पावर सो मच। ठीक है। इतना छोटा होता है। सो ये जो हमने यहाँ 2 आपको साइज बताए, सॉल्यूट पार्टिकल के और सॉल्वेंट पार्टिकल के। ठीक है। हम जो मेम्ब्रेन यूज करते हैं, ये मेम्ब्रेन किसको जाने देता है? सॉल्वेंट पार्टिकल को। सॉल्वेंट पार्टिकल को क्यों जाने देगा? क्योंकि उसका साइज बहुत छोटा होगा। ये जो मेम्ब्रेन होता है, इस मेम्ब्रेन के अंदर इसके छेद इतने छोटे छोटे होते हैं, इसका होल इतना छोटा छोटा होता है कि इसमें से सिर्फ वही पास हो सकता है जिसका साइज बहुत छोटा होगा। और सॉल्वेंट का साइज सॉल्यूट के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा। इसीलिए छोटा होने की वजह से इस मेम्ब्रेन के अंदर से सॉल्वेंट क्या होता है? आसानी से निकल जाता है। और हमारा सॉल्वेंट यहाँ पर वाटर है, तो वाटर के मॉलिक्यूल का साइज सॉल्यूट के कंपैरिजन में बहुत गुना छोटा होता है। इसलिए वाटर बहुत आसानी से इस झिल्ली को पार करके अंदर चला जाता है। वाटर बहुत आसानी से इस झिल्ली को पार करके इसके अंदर चला जाता है। बाकी कोई भी चीज इसके बाहर हो, यूरिया हो, ग्लूकोज हो, स्टार्च हो, सुक्रोज हो, शुगर हो, कुछ भी घोल रखा है, वो सॉल्यूट है और उसका साइज कुछ ना कुछ होगा, सॉल्वेंट से तो बड़ा होगा। और बड़ा साइज होने की वजह से वो इस झिल्ली को पार नहीं कर सकता, क्योंकि वो अलाउ ही नहीं करता। ठीक है। ये होती है इस मेम्ब्रेन की विशेषता। इसलिए इसका नाम हमने क्या रखा? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रखा। ठीक है। अभी हम इस पर फिर से डिस्कस करेंगे। अभी हम
आते हैं ऑस्मोसिस पर। तो ऑस्मोसिस क्या समझे आप यहाँ पर, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का कहाँ चले जाना, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर चले जाना, दिस इज ए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में चले जाना किसके थ्रू, ये सामने बीच में क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्वेंट पार्टिकल का किस में चले जाना, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में चले जाना, दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोसिस। इसी को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। ठीक, एक तो आप इस तरह से इसको बता सकते हैं कि सॉल्वेंट पार्टिकल कहाँ जा रहे हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होते हुए सॉल्यूशन में जा रहे हैं, सॉल्वेंट सॉल्यूशन में जा रहा है थ्रू एसपीएम, एसपीएम में यूज करूंगा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के लिए। ठीक है, सो सॉल्वेंट गोज टू द सॉल्यूशन थ्रू एसपीएम, दिस प्रोसेस इज ऑस्मोसिस प्रोसेस। इसी को मैं दूसरे तरीके से कैसे समझाऊंगा, दिस इज ए वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड दिस इज ए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये जो फ्लो हो रहा है लिक्विड का फ्लो कहां से कहां हो रहा है, डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ वाया एसपीएम, एसपीएम के थ्रू डाइल्यूट सॉल्यूशन से फ्लो किधर जा रहा है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ, दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस बताने के दो ढंग हो गए, एक तो आप क्या बोल सकते हैं, सॉल्वेंट सॉल्यूशन में जा रहा है एसपीएम के थ्रू, या दूसरे तरीके से एक्चुअल तरीके से बोला जाए तो क्या बोलेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन का फ्लो कहां से स्टार्ट होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ एसपीएम के थ्रू। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, ऑस्मोसिस कहलाएगी। ठीक है, तो ऑस्मोसिस को हम यहां पहले नोट करेंगे। ऑस्मोसिस, अच्छा दूसरी चीज ऑस्मोसिस के लिए सबसे कंपल्सरी शब्द है जो हम यहाँ यूज कर रहे हैं, रेजिन जब आप डालते हैं तो यहाँ कोई टुल्लू पंप लगाते हैं क्या कि यहाँ का पानी इसके अंदर चला जाए, कोई मोटर लगाते हैं, कोई मशीन लगाते हैं क्या, नहीं, ये बाय डिफॉल्ट बाय नेचर अपने आप ये रिएक्शन चलता है, अपने आप ये फ्लो चलता है, और अपने आप चलने वाला फ्लो क्या कहलाता है, स्पॉन्टेनियस। पढ़ा आपने 11वीं में, स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनिटी क्या चीज होती है, जो खुद ब खुद होती हो, बाय नेचर, नेचर उसको चलाती हो। ठीक है, तो यहां पर जो सॉल्वेंट का फ्लो होता है सॉल्यूशन के अंदर, ये अपने आप होता है। सो इसको मैं सरल शब्दों में डिफाइन करूं ऑस्मोसिस को, सो ऑस्मोसिस इट इज ए spontaneous flow of solvent molecules through semi permeable membrane। आगे हम इसको लिखेंगे, अभी मैं शॉर्टकट में SPM लिख रहा हूं। ठीक है, थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, कहां से कहां, फ्रॉम dilute solution to concentrated solution। ठीक है, दिस इज ऑस्मोसिस। हो गया आसान शब्दों में, ऑस्मोसिस किसको बोलते हैं, समझ में आया, क्या चीज होता है ऑस्मोसिस, इट इज ए कंटिन्यूअस फ्लो और स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। किसका मोशन हो रहा है यहाँ, सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का मोशन होता है, किसके थ्रू, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ। ठीक बात, कहां से कहां फ्लो होता है सॉल्वेंट का, डाइल्यूट से कंसंट्रेशन की तरफ। ठीक है, ये हो गई बात, इसको हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है, अच्छा जिसके थ्रू ऑस्मोसिस होता है उसको क्या बोलते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो पहले इसको यहां पर नोट करेंगे अब हम, दिस इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और शॉर्टकट में इसको हम क्या लिखेंगे, एसपीएम। ठीक है, एसपीएम ये क्या चीज है, इट इज ए मेम्ब्रेन थ्रू विच ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कैन पास। अगर इसको डिफाइन करने बोला जाए तो कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज ए मेम्ब्रेन through which only solvent molecules can pass but not solute ones। ठीक है, सिर्फ किसको पास होना है इस मेम्ब्रेन से,
सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास हो सकते हैं, सॉल्यूट नहीं हो सकता। ठीक है, अब ये SPM, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ये नेचुरल भी होता है, मैन मेड भी होता है, दोनों तरह से हम इसको बना सकते हैं। एक तो ये होता है नेचुरल और दूसरे टाइप का ये होता है आर्टिफिशियल, जिसको अपन लैब में प्रिपेयर करते हैं SPM को। ठीक है, सबसे नेचुरल SPM अभी मैंने आपको दिखाया, रेजिन की ये झिल्ली ऊपर वाली परत SPM की तरह बिहेव करती है। ठीक है ना। दूसरा, हमारी बॉडी में जो स्किन है वो स्किन भी SPM की तरह बिहेव करती है। क्यों? क्योंकि बॉडी से सिर्फ पसीना निकलता है, लिक्विड, अंदर से नमक नहीं निकलता, नमक की डली। ठीक है, बॉडी स्किन के पोर्स इतने छोटे होते हैं कि सिर्फ उसमें से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल बाहर आते हैं, है ना। कोई प्लाज्मा बाहर आता है क्या? कोई फ्लूइड बाहर आता है क्या? कोई कंसंट्रेटेड चीज बाहर आती है क्या? नहीं आती, सिर्फ पसीना बाहर आता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल बाहर आता है। तो हमारी स्किन भी किसकी तरह है? SPM की तरह है। ये एक नेचुरल एग्जांपल है SPM का। ठीक है, दूसरी चीज, हमारी बॉडी में जो सेल है, ठीक है, अब सेल की बात आई है तो ये भी सुन लीजिए। हमारी बॉडी में जो सेल है, सेल समझ रहे हैं ना, पूरी बॉडी तो सेल से बनती है, उसका बेसिक, पूरी बॉडी का बेसिक यूनिट कौन है? सेल है। ठीक है, तो सेल के ऊपर की जो परत होती है वो भी SPM होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। किसी भी लिविंग बीइंग की, चाहे वो एनिमल की हो, ह्यूमन की हो, प्लांट की हो, किसी की भी सेल है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की सेल है, सेल किसकी तरह बिहेव करती है? SPM की तरह बिहेव करती है। ये आपको याद रहेगा। ठीक है ना। ठीक है, अच्छा, जब हम लोग पानी पीते हैं बाहर से, ठीक है, तो वो पानी हमारी बॉडी में जाता है और बॉडी में जाके पूरे सेल तक उसको पहुंचना होता है। तो अगर एक सेल के चारों तरफ हम वाटर रखें, सपोज दिस इज अवर बॉडी सेल, ये सेल है ना, सेल, और हमने बाहर से पानी पिया, ये पानी है ये। ठीक है, तो क्या होगा? सेल के अंदर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। भाई ब्लड में, सेल में क्या चीज़ होता है? ब्लड ही होता है। ब्लड में बहुत सारी चीज़ें डिजॉल्व होती हैं, प्लाज्मा, RBC, WBC, दुनिया भर की चीज़ें होती हैं। तो ब्लड को हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन मान सकते हैं। ठीक है, कितना कंसंट्रेशन होता है ब्लड का? तो आप अपने GK के लिए याद रखिएगा, अगर मैं अपने घर में एक एक्वस सॉल्यूशन बनाऊं नमक का, NaCl का, इसको इतना कंसंट्रेटेड करूं कि वो ब्लड के कंसंट्रेशन के बराबर हो जाए। कितना कंसंट्रेटेड करूं? तो आंसर है 0.9%। कितना? 0.9%, यानी 100 पार्ट्स पानी हो और सिर्फ कितना पार्ट? 0.9 पार्ट उसमें हम क्या डालें? क्या डालें? NaCl डालें। इतना पतला सॉल्यूशन, तो इसका जो भी कंसंट्रेशन होगा NaCl के सॉल्यूशन का, उतना ही कंसंट्रेशन ब्लड का होता है। समझ, याद रहेगा। ब्लड का कंसंट्रेशन कितना होता है? ब्लड का कंसंट्रेशन कितना होता है? तो आंसर है 0.9% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl के बराबर। ठीक है, इतना कंसंट्रेशन आप बना लीजिए घर पे, एक गिलास पानी में इतना नमक डाल के 0.9% कर लीजिए कंसंट्रेशन, उतना ही कंसंट्रेशन ब्लड का होता है हमारे शरीर के अंदर। ठीक है ना, समझ में आया। तो सेल के अंदर ब्लड है, प्लाज्मा है, एनर्जी है। ठीक है, तो ये कंसंट्रेटेड हो गया। अब हम बाहर से पानी ले रहे हैं, पानी पी रहे हैं, तो बाहर में पानी है। ठीक है ना, तो कौन कहाँ से कहाँ जाएगा? अंदर का पानी बाहर निकलेगा कि बाहर का पानी अंदर जाएगा? बोलिए बोलिए बोलिए। बाहर का पानी अंदर जाएगा या अंदर का पानी बाहर जाएगा? हमको प्यास लगती है ना, प्यास कैसे बुझती है? हम पानी पीते हैं तो बुझती है। प्यास कैसे बुझ जाती है? पानी पीने से तो पेट भरा ना, प्यास कैसे बुझ गई? प्यास क्या चीज़ है? तो आंसर है प्यास वो चीज़ है, सेल के अंदर पानी का कमी हो जाना। प्यास क्या चीज़ है? सेल के अंदर पानी की कमी हो जाना, ये प्यास है, जिसको हम अपनी भावनाओं में क्या बोलते हैं? हमको प्यास लगी। एक्चुअल में बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या होती है प्यास की? सेल के अंदर वाटर की कमी आ गई है, हमारा बॉडी हाइड्रेशन से थोड़ा सा कम नीचे चला गया, हाइड्रेशन लेवल से। हमको हाइड्रेशन चाहिए, अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड करना है, तो हम बाहर से पानी लेते हैं। पानी लेंगे, जैसे ही पानी जाएगा, दिस इज कंसंट्रेटेड, ब्लड का सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड होता है। ये हम प्योर वाटर ले रहे हैं, तो ये कैसा हो गया? डाइल्यूट। ये कैसा हो गया? कंसंट्रेटेड। तो कौन कहाँ से कहाँ जाता है? अभी हमने देखा डाइल्यूट का मॉलिक्यूल कहाँ जाएगा? कंसंट्रेटेड के अंदर। तो ये पानी का मॉलिक्यूल सेल में चला गया, सेल थोड़ा सा फूल गया, प्यास बुझ गई। समझ में आया? प्यास बुझ गई। ठीक है, लेकिन
इस सादा पानी के बजाय अगर मैं ब्राइन वाटर डालूं, सेलाइन वाटर डालूं, ऐसे यहां पर अब की बार हमने लिया सेलाइन वाटर और ये हमारा सेल है। सेलाइन वाटर मतलब समझ रहे हैं, नमक घुला हुआ पानी। मान लो हम समुंदर के बीच में फंस गए, ठीक है, समुंदर के बीच में फंस गए, अब हमको लगी है प्यास और हमने ये पानी पी लिया सेलाइन वाटर, तो क्या होगा? सेलाइन वाटर। अब बताइए ये ज़्यादा कंसंट्रेटेड है कि ये ज़्यादा कंसंट्रेटेड है? सेलाइन वाटर। सेलाइन वाटर इज मोर कंसंट्रेटेड। तो फिर क्या होगा, यहाँ से लिक्विड निकल के यहाँ आना शुरू हो जाएगा, सेल में से पानी बाहर निकलेगा और सेल से पानी बाहर गया तो पानी का लेवल कम हुआ। पानी का लेवल कम हुआ तो आपको क्या लगेगी? प्यास लगेगी। आपने पानी पिया, नमकीन पानी पिया, आपकी प्यास बुझने के बजाय क्या हो गई? बढ़ गई। जितना ज़्यादा आप सेलाइन वाटर पीते जाएंगे, सी का वाटर पीते जाएंगे, उतना ज़्यादा आपको प्यास लगेगी। प्यास क्यों लग रही है समझ में आ रहा है? क्यों लग रही है? क्योंकि सेल के अंदर से लिक्विड कहाँ आ जा रहे हैं? बाहर आ जा रहा है। ऑस्मोसिस हो रहा है ना, सेल के अंदर का लिक्विड कहाँ आ जा रहा है? बाहर। क्योंकि बाहर क्या है? कंसंट्रेटेड वाटर है, NaCl का कंसंट्रेटेड वाटर। दिस इज कंसंट्रेटेड सेलाइन वाटर, ठीक है। तो बाहर में अगर कंसंट्रेटेड पानी है तो फिर क्या होगा? इसका कंसंट्रेशन कम पड़ गया, ये ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो गया, तो इसके अंदर से फिर ये डाइल्यूट हो गया इसके सामने। देखिए डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड का फैसला हम कैसे करते हैं? जब दो चीज़ें कंपेयर होती है तब फैसला होगा कि इसके कंपैरिजन में ये डाइल्यूट है कि कंसंट्रेटेड है। तो इन दोनों के पहले इन दोनों का कंपैरिजन हमने किया। ये प्योर वाटर था, प्योर वाटर, इसे डाइल्यूट। तो प्योर वाटर के कंपैरिजन में सेल के अंदर का मसाला कैसा हो गया? कंसंट्रेटेड। तो फिर लिक्विड कहां से कहां गया? ये वाला पानी का मॉलिक्यूल यहां चला गया थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसने वाटर को अलाउ करना है और किसी को तो अलाउ नहीं करना, सिर्फ सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल जाना है, तो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल इधर चला गया, ठीक है, क्योंकि ये डाइल्यूट था और ये कंसंट्रेटेड था, और डाइल्यूट से ही कंसंट्रेशन की तरफ जाता है सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल। दिस इज ऑस्मोसिस। और इन दोनों को कंपेयर करिए। अब इन दोनों में डाइल्यूट कौन है और कंसंट्रेटेड कौन है? ये ज़्यादा सेलाइन वाटर है, तो ये ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो गया इसके कंपैरिजन में, तो इसके कंपैरिजन में ये डाइल्यूट सॉल्यूशन हो गया। तो कहाँ से कहाँ जाएगा भाई? ऑस्मोसिस कहाँ से कहाँ होता है? डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड, तो डाइल्यूट से निकल के पानी कहाँ आ गया? कंसंट्रेटेड में। सेल क्या हुआ? श्रिंक, यानी सेल में से वाटर बाहर चला गया तो प्यास बढ़ गई। सेल से पानी निकल जाना, प्यास बढ़ जाना। अब आप पानी पीते जा रहे हैं, नमकीन पानी पीते जा रहे हैं, प्यास क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और अल्टीमेटली मरना प्यास से ही है। आप चारों तरफ पानी से घिरे हैं लेकिन मरना प्यास से ही है। बात समझ में आया? क्यों मरते हैं प्यास से? ये होता है इसमें, ठीक है। तो एक में क्या हो रहा है? यहां से पानी इसके अंदर जा रहा है तो ये फूल रहा है, स्वेलिंग का प्रोसेस हो रहा है। अगर ज्यादा चला गया तो बर्स्ट हो जाएगा ना बस। ये मैं आपको फिर से लास्ट में इस टॉपिक पर डिस्कस करूंगा, ठीक है। अगर इसमें ज़्यादा चला गया, देखिए ये सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल इसके अंदर क्यों जाता है? क्योंकि यहाँ पर कंसंट्रेशन का गैप है, ये कम कंसंट्रेटेड है, ये ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, ये इतना गैप है, एक ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, कम कंसंट्रेटेड है, तो पानी चला गया, ठीक है। अगर इसका कंसंट्रेशन का गैप और ज़्यादा बढ़ा दें, ये और ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो जाए, ये और ज़्यादा डाइल्यूट हो जाए, ये अभी कुछ 0.9% कंसंट्रेटेड है और ये 0% कंसंट्रेटेड है, इसलिए पानी यहाँ से यहाँ गया एक लिमिट तक, ठीक है, फिर बराबर हो गया, ज़्यादा नहीं फूला। अगर इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए, बाहर से हम नमक खा रहे हैं, वो नमक कहाँ जाता है? ब्लड में डिसॉल्व होता है। बाहर से हम लोग एक्स्ट्रा नमक खाते हैं ना, नमक खाते हैं कि नहीं खाते? नमक खाते हैं, हमारे सब्जियों में नमक होता है, सालन में नमक होता है, एक्स्ट्रा नमक हम खाते हैं। नमक हम खाते हैं, वो चीज़ कहाँ जाती है? ब्लड में जाके डिसॉल्व होती है, और ब्लड में डिसॉल्व होगी तो NaCl टूटेगा, Na+ और Cl- में, तो आयन का कंसंट्रेशन क्या है? ब्लड में ज़्यादा होता जाएगा। अगर आयन ज़्यादा होते जाएंगे ब्लड में, तो ब्लड क्या होता जाएगा? कंसंट्रेटेड। ब्लड का कंसंट्रेशन क्या होगा? बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो जिसको 0.9% कंसंट्रेटेड होना चाहिए, नमक ज़बरदस्ती खाने से, ज़्यादा खाने से उसका कंसंट्रेशन क्या होगा? 1%, 2%, 3%, 4%, 5%। तो कंसंट्रेशन बढ़ा। अगर कंसंट्रेशन बढ़ा तो इस डाइल्यूट के सामने पहले कंसंट्रेशन इतना लेवल था, कंसंट्रेशन और डाइल्यूट इतना गैप था, हमने नमक खा के सेल के अंदर ब्लड का कंसंट्रेशन बढ़ा लिया है, तो ये कंसंट्रेशन का गैप ऐसा हो गया। अगर ऐसा हो गया तो फिर अब कम पानी जाएगा कि ज़्यादा पानी जाएगा अंदर? अगर गैप ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा पानी जाएगा, समझ में आ रही बात? तो फिर ज़्यादा पानी जाने लगेगा, और अगर ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब होगा तो सेल क्या होगा? बहुत फूलेगा, फूलेगा, फूला,
अब ऐसा एक सेल में थोड़ी ना हो रहा है, लाखों करोड़ों सेल में हो रहा है। तो पूरे सेल फूले, और सेल फूलेंगे तो हमारी बॉडी फूलेगी, जिसको बोलते हैं एडिमा। कौन सी बीमारी है ये? एडिमा। शरीर फूल गया, और शरीर फूलेगा तो क्या होगा? ज्यादा फूलेगा तो अल्टीमेटली सेल क्या होंगे? बर्स्ट हो जाएंगे, फूट जाएंगे। और सेल फूटेगा तो, सेल से ही तो लाइफ है, लाइफ का यूनिट क्या होता है? सेल, है ना। और सेल अगर ब्लास्ट हो गया तो डेथ हो जाएगी आदमी की। इसीलिए डॉक्टर क्या बोलता है, जिसको हाई बीपी की बीमारी होती है, हाई ब्लड प्रेशर होता है, उसको डॉक्टर क्या सजेशन देते हैं कि भैया नमक कम कर दीजिए, नमक कम खाइए। नमक खाने से होगा क्या? वो नमक खाएगा, नमक ब्लड में घुलेगा, ब्लड का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, और ब्लड 24 घंटे सेल के अंदर आती जाती रहती है ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए। तो ब्लड सेल के अंदर है, तो ब्लड का कंसंट्रेशन अगर ज्यादा हो रहा है तो सेल के अंदर का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। और अगर लिमिट से ज्यादा 0.9% से ज्यादा अगर ब्लड का कंसंट्रेशन हो गया तो फिर ये जो पानी अंदर जाने का सिलसिला है ये क्या होगा? बढ़ जाएगा। बाहर से तो हम सादा पानी पीते हैं ना, हम सादा पानी पिएंगे तो वो पानी जल्दी जल्दी अंदर जाएगा और ज्यादा जल्दी जल्दी सेल फूलेगा, एडिमा की बीमारी हो जाएगी आपको, और अल्टीमेटली सेल बर्स्ट होगा, डेथ हो जाएगी। इसलिए डॉक्टर सजेशन क्या देते हैं कि नमक कम कर दीजिए। समझ में आ रही बात ये कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं? ये जो प्रोसेस है पानी का अंदर जाना सेल में और सेल का फूल जाना, ये प्रोसेस क्या कहलाती है? इसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलिसिस, ठीक है। और इसका उल्टा क्या कहलाता है? इसका उल्टा कहलाता है हीमोलिसिस। क्या कहलाता है? हीमोलिसिस। क्या कहलाता है? हीमोलिसिस, ठीक है। अच्छा, मैं उल्टा बोल गया, सॉरी। ये इसके अंदर जाना, सेल का फूलना, ये होता है हीमोलिसिस। सेल का स्वेलिंग होना, ये कौन सा प्रोसेस कहलाता है? हीमोलिसिस, ठीक है। और सेल का पिचक जाना, सेल के अंदर से पानी बाहर आ जाना, दिस इज प्लाज्मोलिसिस। इसको प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं, ठीक है। वो अपन बाद में नोट कर लेंगे। बहरकैफ ये प्रोसीजर आपको समझ में आया? इतना आया समझ में कि नहीं आया? आया। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। तो आपने देखा ऑस्मोसिस किसको बोलते हैं? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के स्पॉन्टेनियस फ्लो को बोलते हैं। और ये कहाँ से कहाँ होना चाहिए? डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ। ये प्रोसेस क्या कहलाती है? ऑस्मोसिस कहलाती है। डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड की तरफ सॉल्वेंट का फ्लो, ठीक है। जिस मेम्ब्रेन के तहत ये फ्लो होता है उस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन दो टाइप का हो सकता है। एक तो मैं एग्जांपल दे रहा था नेचुरल में मैंने आपको एग्जांपल दिया, हमारी बॉडी की स्किन हो गई। जितने लिविंग बीन हैं उनके सेल के ऊपर का वॉल, ठीक है, वॉल ऑफ लिविंग सेल आप बोल सकते हैं। वॉल ऑफ, मैं इसको नोट करता हूं, एग्जांपल, वॉल ऑफ लिविंग सेल, ठीक है। दूसरा सेलोफेन, और तीसरा पार्चमेंट पेपर। पार्चमेंट पेपर हालांकि हमारा आर्टिफिशियल है, पार्चमेंट पेपर को आप उधर रखेंगे, आर्टिफिशियल हम लोग बनाते हैं इसको ना, पार्चमेंट पेपर, ठीक है। तो सेलोफेन एक नेचुरल एग्जांपल है, ठीक है ना, सेलोफेन। और लिविंग सेल जितने भी हैं, एनिमल की लिविंग सेल, प्लांट की लिविंग सेल्स, ह्यूमन बीइंग के सेल्स, वो सब के सब एसपीएम की तरह एक्ट करते हैं। इसमें मैंने भी एग्जांपल दिया, क्या चीज़? पार्चमेंट पेपर हो गया, पार्चमेंट पेपर। और दूसरा एक सबसे अच्छा एग्जांपल है जो ज़्यादातर यूज़ करते हैं अपन, वो है कॉपर फेरोसाइनेट, CO2 FeCN6, कॉपर फेरोसाइनाइड। कॉपर फेरो नाम बन जाएगा, कॉपर फेरो साइनाइड, कॉपर फेरो साइनाइड, ठीक है, ठीक है ना। कॉपर CO होता है ना, कॉपर फेरो साइनाइड। ये सबसे कॉमन एग्जांपल है प्रैक्टिकल लाइफ में, हम जो लैब में बना के यूज़ करते हैं, ये SPM है, ठीक है, कॉपर फेरो साइनाइड, अदरवाइज पार्चमेंट पेपर। ये दोनों एग्जांपल फिर से अगले चैप्टर में आएंगे जब हम लोग सरफेस केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है, वहाँ पर फिर से हमको इसको डिस्कस करना है। चलो, ये बात यहाँ तक हो गई, आपको समझ आया ये, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं इसको मेजर करने के ऊपर, ठीक है। अभी ऑस्मोसिस हो गया, SPM हो गया,
अभी ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं आया। ऑस्मोटिक प्रेशर किसको बोलते हैं, ये नहीं आया। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर किसको बोलते हैं, ठीक है, ये नोट करेंगे। अब हम आते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ। इसको समझने के लिए फिर से मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, कॉमन सा एग्जांपल। ये हमने एक चैम्बर बनाया, ठीक है, और इसमें 2 पार्ट कर दिए। इसको ठीक बीचों बीच हमने यहाँ पर वही पतली वाली अपनी झिल्ली लगाई, जिसको हम क्या बोलेंगे, एसपीएम। दिस इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। और दोनों तरफ हम सॉल्यूशन भरते हैं, इधर भी इधर भी, लेकिन एक तरफ हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन भरेंगे और एक तरफ डाइल्यूट सॉल्यूशन भरेंगे। जैसे दोनों में मैंने पानी डाला 1 लीटर 1 लीटर, कितना कितना पानी, इसमें भी 1 लीटर पानी, इसमें भी 1 लीटर पानी, ठीक है। इसमें 1 मोल ग्लूकोज डाल दिया, इसमें 2 मोल ग्लूकोज डाल दिया। इसमें कितना डाल रहा हूँ ग्लूकोज, 1 मोल, और इसमें 2 मोल। तो कौन सा डाइल्यूट बन गया, कौन सा कंसंट्रेटेड हो गया। 1 लीटर पानी में 1 मोल ग्लूकोज है, तो ये कैसा है, डाइल्यूट है। सो दिस इज अवर डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। अदरवाइज अगर डाइल्यूट नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपल क्या मान लीजिए, ये क्या है, सादा पानी, प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। और इसमें 2 मोल डाले हैं तो ये कैसा हो गया, कंसंट्रेटेड हो गया। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, यहां तक समझ आया, ठीक है। बीच में हमने लगा रखी है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो क्या होगा, ये कम डाइल्यूट है, ये हल्का है, डाइल्यूट है, और ये कंसंट्रेटेड है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन किसको अलाउ करता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को कहां से कहां जाने के लिए, और ये प्रोसेस नेचुरल होती है, हम उसको रोक नहीं सकते ना, हमको जबरदस्ती उसको ढकेल के भेजना इधर से उधर, वो तो नेचुरली जाएगी, ठीक है ना। तो जैसे ही हमने एक तरफ डाइल्यूट एक तरफ कंसंट्रेटेड रखा, तो हम क्या देखेंगे, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कहां से कहां जाना शुरू हो जाएगा, डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जाना शुरू हो गया। तो हम देखेंगे कि ये जो मॉलिक्यूल है वाटर का, डाइल्यूट सॉल्यूशन का, ये कहां जाना शुरू हो गया, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में जाना शुरू हो गया वाया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब आइए फिजिक्स पर। दुनिया की कोई भी चीज चलती क्यों है, कब चलेगी, जब उस पर फोर्स लगेगा। बिना फोर्स लगे कोई चीज चलती है क्या, नहीं चलती है ना। किसी पर्टिकुलर एरिया पर अगर फोर्स लगाया जाए तो फोर्स पर यूनिट एरिया क्या बनता है, प्रेशर। प्रेशर फोर्स ही है ना भाई, एरिया अगर हम ले आते हैं तो वही फोर्स क्या बन जाता है, प्रेशर बन जाता है। तो कोई भी चीज कब चलती है, जब उस पर प्रेशर लगता है, यानी फोर्स लगता है। बिना प्रेशर लगे कोई चीज चल नहीं सकती। हम यहां देख रहे हैं कि सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल डाइल्यूट कंपार्टमेंट से निकल के कंसंट्रेटेड कंपार्टमेंट में चल रहा है, जा रहा है, मूव हो रहा है। और मूव हो रहा है तो पक्का इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पर क्या कर रहा होगा, प्रेशर लगा रहा होगा। बिना प्रेशर लगाए चल नहीं सकता कोई चीज। ये चीज समझ में आया। तो इसका मतलब है जब ऑस्मोसिस होता है, यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का पार्टिकल जाता है, तो वहां प्रेशर लगता है। क्या लगता है, प्रेशर। यानी ये पार्टिकल इधर क्या कर रहा है, ऐसे प्रेशर अप्लाई कर रहा है। इसी प्रेशर को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं, हाँ, ऑस्मोटिक प्रेशर कहाँ होता है, सॉल्यूशन के अंदर, पानी के अंदर, लिक्विड के अंदर। तो जब भी ये पार्टिकल जाएंगे उधर उस कंपार्टमेंट में सॉल्यूशन की तरफ, तो प्रेशर लगाएंगे। बिना फोर्स लगाए तो कोई चल नहीं सकता। तो ये प्रेशर लग रहा है कि नहीं भाई, ये पार्टिकल उधर जबरदस्ती घुस रहे हैं तो ये प्रेशर लगा के ही घुसेंगे ना, फोर्स लगा के ही जाएंगे। अदरवाइज ये काहे को जगह देंगे अपने अंदर आने के लिए। तो ये प्रेशर अप्लाई करते हैं इधर सॉल्यूशन कंपार्टमेंट में। इसी प्रेशर को क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। और ऑस्मोटिक प्रेशर को दिखाने के लिए मैं यहाँ लिखूंगा पाई। अदरवाइज ये प्रेशर है, ये प्रेशर अगर सॉल्यूशन से लिक्विड से बाहर होता हमारी दुनिया में, हवा में, तो इस प्रेशर को मैं पी लिखता। वेपर प्रेशर, गैस प्रेशर, एयर का प्रेशर पी लिखते। लेकिन ये प्रेशर लग कहाँ रहा है, लिक्विड के अंदर लग रहा है। इसलिए पी लिखने के बजाय मैं उसको क्या लिख रहा हूँ, पाई लिख रहा हूँ। सो पाई इज ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। लेकिन ये प्रेशर लिक्विड के अंदर लगता है और लिक्विड के अंदर जाके हम उसको नाप नहीं सकते। बात ये है, कहाँ लगता है, ये लिक्विड के अंदर लगता है और लिक्विड के अंदर घुस के प्रेशर नापा नहीं जा सकता। हम नापने का तरीका क्या जानते हैं, बाहर से। लिक्विड के अंदर लगने वाले प्रेशर को हम नाप नहीं सकते। तो नापने का जुगाड़ देखिए हमने क्या बनाया। हम क्या करते हैं,
यहाँ पर एक पिस्टन सेट कर देते हैं ऐसे। ये सॉल्यूशन वाला कंपार्टमेंट था ना, इसमें क्या किया, ऐसे एक पिस्टन लगा दिया, ये दिस इज पिस्टन, ठीक है, पिस्टन लग गया। अब देखिए ये मॉलिक्यूल जा रहा है, उधर जा रहा है तो प्रेशर लगा रहा है। अगर ये जा रहा है और अगर ये प्रेशर लगा रहा है तो इस पिस्टन का क्या होगा, ये यहीं खड़ी रहेगी कि ऊपर जाएगी? इधर से फोर्स लग रहा है तो पिस्टन कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। और पिस्टन ऊपर जाता है क्योंकि ये आ रहा है अंदर। ये मेम्ब्रेन जो है उस पानी की मॉलिक्यूल को अलाउ कर रहे हैं, आने दे रहे हैं। कोई भी चीज़ जब आएगा तो इधर का लेवल तो बढ़ेगा ना, और बढ़ेगा तो पिस्टन किधर जाएगा? ऊपर जाएगा। तो पिस्टन यहाँ से ऊपर जा रहा है ऐसे, क्योंकि ये अंदर आ रहा है ना। अब हम चाहते हैं कि ये पिस्टन ऐसे ऊपर जा रहा है, मत जाए, तो हम क्या करें? ऊपर से हम फोर्स लगाना शुरू करें। तो हमने क्या किया, ऊपर से प्रेशर या फोर्स लगाना शुरू किया। मैं यहाँ प्रेशर लगा रहा हूँ, पी इज अप्लाइड प्रेशर जो मैं लगा रहा हूँ। पी क्या चीज़ है? अप्लाइड प्रेशर जो हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। ये प्रेशर कौन सा है? अप्लाइड प्रेशर जो हम लगा रहे हैं। देखिए अगर हम कुछ भी नहीं लगाते हैं प्रेशर तो ये पिस्टन ऊपर उठेगा ऐसे। क्यों उठ रहा है? क्योंकि ये मॉलिक्यूल ऐसे आके फोर्स लगा रहे हैं, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, तो इसको पिस्टन को ऐसे ऊपर उठना पड़ेगा। हम चाहते हैं ये ऊपर नहीं उठे, तो ऊपर से हमने क्या किया? फोर्स लगाया या प्रेशर अप्लाई किया। इतना प्रेशर अप्लाई किया कि ये पिस्टन ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, यानी रुक गया। अल्टीमेटली तो इसको ऊपर जाना था ना, क्योंकि ये मॉलिक्यूल अंदर आ रहे थे, तो ये इसको ऊपर जाना था। हमने क्या किया, इतना प्रेशर लगा दिया कि ये इसका ऊपर जाना बंद हो गया। ऊपर जाना बंद हो गया का क्या मतलब है? इधर से जो फोर्स लग रहा था, इधर से जो प्रेशर लग रहा था, उस प्रेशर के बराबर हमने क्या किया? अपना अप्लाई प्रेशर बना लिया। बात समझ में आया? आया कि नहीं आया? ये मॉलिक्यूल ऐसे अंदर आ रहे हैं, अंदर आ रहे हैं, प्रेशर लग रहा है, तो ये ऐसे ऊपर उठ रहा है, उठ रहा है। हम धीरे धीरे इस पर प्रेशर लगा रहे हैं कि तुम भाई नीचे जाओ, नीचे जाओ, नीचे जाओ, ऊपर मत उठो। तो प्रेशर लगा रहे हैं, धीरे धीरे इसको बढ़ाया। ये ऊपर उठ रहा था। ऊपर से हम प्रेशर बढ़ा रहे थे और ये ऐसे रुक गया। अब ये नहीं जाता ऊपर नहीं जाते का क्या मतलब? कोई चीज़ रुक क्यों जाती है? क्यों रुक जाती है चलती हुई चीज़? जब उस पर नेट फोर्स बराबर हो जाए। तो अगर ये पिस्टन ऊपर जाते जाते रुक गया, इसका क्या मतलब है? नीचे से लगने वाला फोर्स और ऊपर से लगने वाला फोर्स क्या हो गया? बराबर हो गया, ठीक। अब देखिए ये मॉलिक्यूल इधर क्यों जा रहा था? क्योंकि प्रेशर लग रहा था। अब इसी प्रेशर के बराबर हमने अपना प्रेशर बना लिया है, तो ये मॉलिक्यूल अंदर जाएगा क्या? नहीं जाएगा ना भाई। प्रेशर लगा रहा था तभी तो ये अंदर जा रहा था, और इसी प्रेशर के बराबर इधर वाला प्रेशर हमने बना दिया अप्लाई करके, इसी प्रेशर के बराबर। अगर इधर से फोर्स और इधर का फोर्स बराबर हो गया तो फिर पार्टिकल हिलेंगे क्या? नहीं जाएंगे। समझ में आया? तो एक मॉलिक्यूल का डाइल्यूट कंपार्टमेंट से कंसंट्रेटेड कंपार्टमेंट में चले जाना वाया एसपीएम, दिस प्रोसेस इज ऑस्मोसिस। हमने इधर प्रेशर बढ़ाना शुरू किया और बढ़ाते इधर वाले प्रेशर के बराबर बना दिया, इधर वाले प्रेशर के बराबर बना दिया। और इस प्रेशर के बराबर होने से हुआ क्या? ये जो प्रोसेस चल रही थी ऑस्मोसिस की, वो क्या हुई? रुक गई। ऑस्मोसिस की जो प्रोसेस चल रही थी कि सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल डाइल्यूट से कहाँ जा रहा था? कंसंट्रेटेड डिपार्टमेंट में चला जा रहा था। हमने इधर का प्रेशर बढ़ाया तो ये वाला प्रेशर इसके बराबर हुआ, और अब सॉल्वेंट का पार्टिकल इधर आना क्या हो गया? बंद हो गया। यानी ऑस्मोसिस का प्रेशर क्या हो गया? ऑस्मोसिस का प्रोसेस क्या हो गया? रुक गया। उस समय इस प्रेशर के बराबर जो प्रेशर हम बनाते हैं वो प्रेशर कहलाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या कहलाता है? ऑस्मोटिक प्रेशर। बात समझ में आया? लेकिन ये प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं है, याद रखिएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर कहाँ होता है? लिक्विड के अंदर। इसको हम नाप नहीं पा रहे थे लिक्विड के अंदर, तो नापने का तरीका हमने क्या बनाया? देखिए अगर एक चीज को मैं इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लगाता हूं तो ये ऐसे चल रहा है, और इधर से मैं फोर्स लगा रहा हूं। अब मैं कितना फोर्स लगाता हूं मुझे नहीं पता, थोड़ा सा लगाया, इसका चलना रुका नहीं, फिर थोड़ा सा लगाया नहीं रुका, फिर थोड़ा सा लगाया नहीं रुका, फिर थोड़ा और बढ़ाया तो ये रुक गया। इधर से मैं कितना लगा रहा था? 10 न्यूटन, और इधर का फोर्स मुझे नहीं पता है कितना है, लेकिन ये चलते चलते रुक गया। इसका क्या मतलब है? इधर का फोर्स भी कितना हो चुका है? 10 न्यूटन हो चुका है। तो इधर से प्रेशर लग रहा था, जिस प्रेशर की वजह से सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल यहाँ घुस रहा था। अब ये प्रेशर मैं बढ़ाते जा रहा हूँ, इस प्रेशर के बराबर ये प्रेशर हो गया, यानी यहाँ के मॉलिक्यूल का यहाँ आना बंद हो गया, ऑस्मोसिस का होना बंद हो गया। तो ये प्रेशर किसके बराबर हुआ? अंदर जो प्रेशर लग रहा था उसी के बराबर हुआ। ये आप अच्छे समझते हैं इसको।
तो ये प्रेशर का मेजरमेंट किसके बराबर आया, जो अंदर लग रहा था। अब इसको हम अंदर नाप नहीं पा रहे थे, इसलिए बाहर नापने का जुगाड़ बनाया। तो दिस इज अप्लाइड प्रेशर, और अप्लाइड प्रेशर हमने किसके बराबर बना लिया, ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर, इसलिए इसको भी क्या बोल देंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। समझ में आया। तो ऑस्मोटिक प्रेशर बाहर होता है कि अंदर, लेकिन नापते कहाँ से हैं हम, बाहर से। ठीक है, तो ये जो प्रेशर का मेजरमेंट आएगा कि इतने पास्कल, इतने एटीएम, इतने mmHg, जिसमें भी हम नाप रहे हैं, जिससे ऑस्मोसिस क्या हो जाए, रुक जाए, वो प्रेशर क्या कहलाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। सो व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, दिस इज द अप्लाइड प्रेशर। कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में। इट इज द अप्लाइड प्रेशर ऑन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन एट विच ऑस्मोसिस स्टॉप। ठीक है, उस प्रेशर को हम ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे, जिसको सॉल्यूशन की तरफ अप्लाई करने से ऑस्मोसिस क्या हो जाए, रुक जाए, स्टॉप हो जाए, तो वो प्रेशर क्या कहलाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाएगा। बात समझ में आ गई, इसको नोट करेंगे, नोट करिए। ऑस्मोटिक प्रेशर अपन रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज द एक्सेस प्रेशर अप्लाइड टू द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो एक्सटर्नल प्रेशर हम अप्लाई करते हैं सॉल्यूशन के साइड में, जिससे कि ऑस्मोसिस रुक जाए। ठीक है, ऑस्मोसिस रुक जाए का क्या मतलब है, डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल नहीं आए, रुक जाए। तो ऐसे प्रेशर को क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं, जिसको अपन पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक बात, क्लियर है ये, व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। इजी शब्दों में हम डिफाइन कर रहे हैं, इजी से इजी शब्दों में। ठीक है, अदरवाइज टेक्निकल लैंग्वेज अलग हो सकते हैं। ठीक, अच्छा अब मुझे एक चीज़ बताइए, यहाँ पर हमने क्या किया है, देखिए दिस इज अप्लाइड प्रेशर, इसको किसके बराबर बना लिया है, ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर। दिस इज अवर अप्लाइड प्रेशर विच इज इक्वल टू, ये ऑस्मोटिक प्रेशर था, इधर से अप्लाइड प्रेशर, दोनों बराबर बना दिया, तो ऑस्मोसिस रुक गया। डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड की तरफ अब सॉल्वेंट नहीं जा रहा, ऑस्मोसिस रुक गया। तो इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, इस प्रेशर को क्या बोल रहे हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये होता है, यही होता है ना, ऑस्मोसिस रोकने के लिए। ठीक बात, मान लो कि ये जो प्रेशर मैंने अभी लगाया, जो इसके बराबर है, जिससे ऑस्मोसिस रुक गया था, इस प्रेशर से और ज़्यादा प्रेशर बढ़ा के और लगाने लग जाऊं सॉल्यूशन में, तो क्या होगा। ठीक है, अभी हम प्रेशर को धीरे धीरे बढ़ा के किसके बराबर बना लिए हैं, पाई के बराबर बना लिए, ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर। अब अगर मैं इससे भी ज़्यादा प्रेशर लगा दूं इधर सॉल्यूशन में, तो क्या होगा, अगर और प्रेशर लगाने लग जाऊं, ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज़्यादा प्रेशर, अभी दोनों प्रेशर बराबर हैं, तो हम क्या बोलेंगे, ये कौन सा प्रेशर है, ऑस्मोटिक। ऑस्मोटिक प्रेशर पे होता क्या है, सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल जो आ रहा था अब नहीं आएगा, रुक जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर पर क्या होता है, सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल जो आ रहा था वो अब नहीं आएगा, यानी ऑस्मोसिस क्या होता है, रुक जाता है। ऑस्मोसिस क्या होता है, रुक जाता है। कौन से प्रेशर पर, ऑस्मोटिक प्रेशर पर। अब मैं इस ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज़्यादा प्रेशर लगा दूं सॉल्यूशन की तरफ, तो क्या होगा, इससे भी ज़्यादा अगर मैं लगा दूं, अभी ये रुक गया है, फ्लो नहीं हो रहा है, रुक गया, इससे भी ज़्यादा प्रेशर लगाना शुरू कर दूं और अप्लाई कर दूं एक्सटर्नल प्रेशर, तो क्या होगा, तो होगा ये कि अब इधर से लिक्विड इधर आना शुरू हो जाएंगे। समझ में आया। अभी सॉल्वेंट कहाँ से कहाँ चल रहा था, शुरू में जब हमने ये नहीं लगाया था, डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड में चल रहा था, लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर से अगर ज़्यादा कर दिया हमने अप्लाई प्रेशर सॉल्यूशन में, तो होगा क्या, फिर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कहाँ से कहाँ चलना शुरू हो जाएगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से डाइल्यूट सॉल्यूशन की तरफ चलना शुरू हो जाएगा, जो कि ऑस्मोसिस से जस्ट क्या है, रिवर्स, उल्टा है। इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या चीज़ है, किसका रिवर्स होता है ये, ऑस्मोसिस का। ऑस्मोसिस में क्या होता है, सॉल्वेंट डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ चलता है। हमने अगर इस प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर बढ़ा दिया, तो फिर क्या होगा, सॉल्वेंट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से कहाँ चलना शुरू हो जाएगा, डाइल्यूट में, जो कि ऑस्मोसिस से उल्टा है। इसलिए इस प्रोसेस को क्या बोलने लग जाएंगे हम, रिवर्स ऑस्मोसिस। बात समझ में आया। सो अगला टॉपिक आप नोट करिए, रिवर्स ऑस्मोसिस। जिसको शॉर्टकट में आरओ बोलते हैं। आरओ तो आपने सुना है ना, आपके घरों में होता है, पानी छानने वाला।
पानी छानने वाला जो आरओ हम घर में यूज़ करते हैं, आरओ, वो बिल्कुल इसी प्रोसेस पर बना हुआ है, इसी प्रोसेस पर काम करता है। कैसे? उसमें ऐसे 2 कंपार्टमेंट बने होते हैं, 2 से ज़्यादा कंपार्टमेंट होते हैं। अभी 2 कंपार्टमेंट का समझिए। एक में हम इम्प्योर पानी भरते हैं जिसको छानना है, ठीक है, और एक कंपार्टमेंट खाली है जहाँ से छन के आएगा। इसमें हम लगा देते हैं मोटर। क्या लगाते हैं? मोटर। मोटर क्या करता है? ये जो इम्प्योर पानी हम भरे हैं उसको दबाता है, प्रेशर लगाता है। और अगर इसका प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा हो गया तो क्या होगा? फिर ये इम्प्योर पानी से, कंसनट्रेटेड पानी से सॉल्वेंट निकल के कहाँ आना शुरू हो जाएगा? इधर प्योर की तरफ आना शुरू हो जाएगा। उल्टा प्रोसेस शुरू हो गया ना। ये कंसनट्रेटेड है यानी इम्प्योर पानी है, इसमें मोटर लगा के हम प्रेशर लगवाते हैं, दबाते हैं। जब इसको दबाएंगे, प्रेशर लगाएंगे, तो यहाँ से पानी छन के कहाँ आ जाएगा इसमें? क्योंकि बीच में क्या लगी होती है? हाँ, तो इसमें जो इम्प्योर पार्टिकल्स होते हैं, इम्प्योरिटी होती है, उसका साइज बड़ा होगा भाई, सॉल्यूट होगा ना वो। इम्प्योरिटी क्या होंगे? और सॉल्यूट का साइज सॉल्वेंट से बड़ा होता है। तो ये सिर्फ किसको अलाउ करती है? चलना। अब इधर से हम दबा रहे हैं, इसको भाग के आना है, ये किसको आने देता है? जिसका साइज छोटा होगा। तो सॉल्वेंट दब के आ जाता है। जो इम्प्योरिटी होती हैं, जैसे लेड हो गया, आर्सेनिक हो गया, और दुनिया भर के जो मिनरल्स हैं, इम्प्योर हैं, उसको ये यहीं रोक लेता है, ये मेम्ब्रेन, उसको जाने नहीं देता। सादा पानी, सिर्फ वाटर का मॉलिक्यूल प्योर, छन के इधर आ जाता है। अब ये एक स्टेप पे नहीं होता, एक बार हुआ, फिर ऐसे ही दूसरा कैंडल लगा हुआ है, ऐसे ही तीसरा कैंडल लगा हुआ है, 3 4 5 कैंडल लगे होते हैं। आप महंगे वाले आरओ को देखिए, ट्रांसपेरेंट होते हैं, बाहर से ग्लास लगा होता है, आप अंदर देख सकते हैं, ऐसे कंपार्टमेंट बने होते हैं 3 4। तो पहले पानी यहाँ छनता है, इसमें से छन के इसमें आया, फिर इसके बाद एक और कंपार्टमेंट लगा देते हैं, एक और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, वहाँ छनेगा, फिर अगला कंपार्टमेंट, फिर अगला कंपार्टमेंट, ऐसे 3 4 बार छनता है। और लास्ट में जब निकलता है तो एकदम प्योर हो जाता है, उसमें एक भी इम्प्योरिटी नहीं होती। समझ में आया? ये है आरओ, जिसको अपन क्या बोलते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, सो रिवर्स ऑस्मोसिस डिफाइन करेंगे, नोट करिए। ऑस्मोसिस नोट कर लीजिए, रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, ये कहाँ यूज़ होता है? इसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है। एक तो मैंने आपको बताया घर में आरओ, वाटर प्यूरिफाई करने के लिए। दूसरा इसका जो सबसे अच्छा एडवांटेज है, जो इंडस्ट्री में यूज़ होता है, वो ये है, इधर हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा देते हैं यहाँ पर, दिस इज एसपीएम। इधर भर देते हैं सी वाटर, ठीक है, और इसमें प्रेशर अप्लाई करते हैं यहाँ से। पिस्टन, ठीक है, यहाँ से प्रेशर अप्लाई करेंगे, एडिशनल प्रेशर, एक्स्ट्रा प्रेशर, और यहाँ पर सी वाटर भरा हुआ है। तो क्या होगा? यहाँ से वाटर का फ्लो इधर होने लग जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल का। भाई जो इम्प्योरिटी होगी वो यहाँ रुक जाएगी। NaCl जितने भी, ये उन देशों में ज़्यादा यूज़ होता है जहाँ पानी की बहुत कमी होती है, नमकीन पानी है चारों तरफ, गल्फ़ में, जैसे सऊदी अरेबिया हो गया, तो वहाँ वो लोग समुंदर के पानी को छान के पीने लायक बनाते हैं और पीते हैं। कैसे छान लेते हैं? ऐसे छान लेते हैं। एक तरफ सी वाटर भरते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाते हैं, ठीक है, लगाएंगे, इधर से एक्सटर्नल प्रेशर लगाएंगे, और इस प्रेशर को किससे ज़्यादा अप्लाई करना है? ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा। ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा अप्लाई कर दी तो क्या होगा? फिर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन से पानी डाइल्यूट सॉल्यूशन की तरफ चलना शुरू हो जाएगी। तो इसमें से पानी छन के, प्योर सॉल्वेंट छन के आ जाता है, क्योंकि ये एसपीएम किसको अलाउ करता है? सिर्फ पानी को, प्योर पानी को। और यहाँ से हम अपनी टंकी निकाल लेते हैं ऐसे, और भरना शुरू कर देते हैं प्योर वाटर। ठीक है, ये इसका एक सिमेटिक डायग्राम है, ठीक है। अदरवाइज होता ये बहुत स्टेप में है। हमारे घर के आरओ में 4 5 कैंडल लगे होते हैं, तो जब समुंदर का पानी छानना होगा तो ऐसे बहुत सारे कैंडल बनाने पड़ेंगे, बहुत सारे स्टेप में होगा। लेकिन हर स्टेप में होगा यही, हर जगह एसपीएम लगेगा। एक बार छन के आएगा, इसमें कुछ इम्प्योरिटी आ जाएगी, दूसरे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से गुजारेंगे और छन जाएगा, फिर तीसरे एसपीएम से गुजारेंगे और छन जाएगा, ठीक है। ऐसे करके उसको पीने लायक बना लेते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ये है। तो इसका एप्लीकेशन नोट करिए, इसका यूज़ फॉर डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। डिसैलिनेशन मतलब उसके नमक को ख़त्म करना, ठीक है, उसको पीने लायक बनाना। फॉर डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर
to make water suitable for ड्रिंकिंग पर्पस। ठीक है, टू मेक वाटर सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस। ये रिवर्स ऑस्मोसिस है, आरओ का एप्लीकेशन है। ठीक है, याद रहेगा ये, दिस इज रिवर्स ऑस्मोसिस। इधर डाइल्यूट हो गया और ये था हमारा कंसंट्रेटेड सेलाइन वाटर। ठीक है, यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई कि नहीं आया? यहाँ तक आपको समझ में आया भाई? बोलिए। अब हम आते हैं मेज़रमेंट की तरफ। ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और हर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर। किस पर? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर। अगर सॉल्यूट पार्टिकल की गिनती ज़्यादा है, उसके नंबर ज़्यादा हैं, तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी कैसा होगा? उस सॉल्यूशन का ज़्यादा होगा। ठीक है, फिर से सुनिए, 1 लीटर पानी में मैंने 1 मोल यूरिया डाला, तो ये इसका कंसंट्रेशन हो गया 1 मोल डिवाइडेड बाय 1 लीटर, हुआ कंसंट्रेशन। ठीक है, और 1 लीटर पानी में मैंने 10 मोल यूरिया डाला, तो कंसंट्रेशन क्या हो गया? 10 मोल डिवाइडेड बाय 1 लीटर। कौन सा कंसंट्रेशन ज़्यादा है? 1 मोल घोला था वो वाला कि 10 मोल घोला है ये वाला? 10 मोल घोला है ये। तो जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, इसमें सॉल्यूट पार्टिकल ज़्यादा है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज़्यादा होगा। जिस सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, उसके पार्टिकल ज़्यादा होते हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज़्यादा होता है। समझ में आया? अच्छा, तो हमने ये देखा। कैलकुलेशन पे आइए। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो किस पर डिपेंड करता है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करता है। तो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू कंसंट्रेशन टर्म। ठीक है, अब कंसंट्रेशन टर्म हमारे पास 9 तरह के हैं। 9 में से हम किसको लेते हैं? तो याद रखिएगा, यहाँ जो कंसंट्रेशन मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है मोलैरिटी। मोलैरिटी कैपिटल M जिसको बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो पाई किस पर डिपेंड कर रहा है? कंसंट्रेशन पर। और कंसंट्रेशन का मतलब यहाँ क्या है? मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल डिजॉल्व इन पर लीटर सॉल्यूशन। ठीक है ना, पर लीटर वॉल्यूम ले रहे हैं यहाँ। दूसरी चीज़, ऑस्मोटिक प्रेशर टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है मैं आपको बताता हूँ। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑल्सो डिपेंड अपॉन टेम्परेचर T। कैसे? देखिए, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है और ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, तो डाइल्यूट के मॉलिक्यूल उधर चलते हैं, इसीलिए इसको ऑस्मोसिस बोलते हैं। डाइल्यूट से उधर सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल जाता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में, तो इसको ऑस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है, हम क्या करें? इसको गर्म करना शुरू कर दें। गर्म करेंगे तो पानी के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वेलोसिटी बढ़ेगी, और ये जल्दी जल्दी उधर जाएंगे। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल डाइल्यूट से कंसंट्रेशन में ज़्यादा जल्दी जाएंगे। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, गर्म कर दिया है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से ऑस्मोसिस बढ़ गया, तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या हो जाएगा? फिर ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा इसको रोकने की। अरे भाई, ज़्यादा मॉलिक्यूल आ रहे हैं तो ऑस्मोसिस ज़्यादा हो रहा है, इसको रोकने के लिए ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। और ये किसका मेजरमेंट है? इसी के प्रेशर का तो मेजरमेंट है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। तो टेम्परेचर बढ़ाने से ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक कंसंट्रेशन पर यानी नंबर ऑफ सॉल्यूट पर, और दूसरा टेम्परेचर पर। हमने दोनों मिक्स कर लिए, मिला लिए। ठीक है, तो इन दोनों को जब हम मिक्स करेंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन टर्म मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर। हो गया? ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा। यहाँ पर हम इसको रिमूव करते हैं तो कांस्टेंट आ जाता है SCT। S इज ए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक है, S को क्या बोलेंगे? दिस इज ए आइडियल सॉल्यूशन कांस्टेंट, या यूनिवर्सल सॉल्यूशन कांस्टेंट, या आइडियल सॉल्यूशन कांस्टेंट। ठीक है, न्यूमेरिकली S की वैल्यू R के बराबर होती है। व्हाट इज R? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, आइडियल गैस कांस्टेंट। तो न्यूमेरिकली S की वैल्यू R के बराबर होती है। तो हम चाहें तो यहाँ R सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं S की जगह।
तो हमने S की जगह R सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। सो दिस इज पाई इज इक्वल टू CRT। ये S की जगह क्या आ गया, R आ गया, ठीक है। अब ये C कौन सा है, मोलैरिटी, तो इसको मोलैरिटी लिख लेते हैं। और मोलैरिटी क्या चीज़ होती है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसको हमने लिख लिया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज R, दिस इज T एंड दिस इज पाई, ठीक है। ये बना हमारा अल्टीमेट फॉर्मूला, ठीक है। पाई इज इक्वल टू, दिस इज कंसंट्रेशन टर्म, मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय R मल्टीप्लाइड बाय T। ये R कहाँ से आया, S के बदले में लिख दिया है। S एक्चुअल में सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं ना, तो सॉल्यूशन कांस्टेंट होता है जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू R के बराबर होती है, तो आप S की जगह R भी लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों का नंबर तो वही है, इसलिए ये बना हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आया। अब आप नंबर ऑफ मोल को क्या लिखते हैं, मास अपॉन मोलर मास, तो मोलर मास इन्वॉल्व हो जाएगा जो आपके NCERT में पूछा जाता है। तो एक स्टेप और बढ़ करके इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ ना, इधर ही लिखते हैं। दिस इज पाई इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन RT, T इज टेम्परेचर। ये फॉर्मूला बना अल्टीमेट। तो यहाँ से मोलर मास पूछेगा तो प्रेशर उधर ले जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब इसको थोड़ा देखिए, ये फॉर्मूला आपका जाना पहचाना लग रहा है। इस V को इधर मल्टीप्लाई करिए तो पाई V इज इक्वल टू nRT। कहीं पढ़ा आपने, किसके जैसा लग रहा है ये, आइडियल गैस इक्वेशन की तरह लग रहा है। PV इज इक्वल टू nRT। P की जगह कौन आ गया है, पाई। P होता है जब हम गैस की बात करते हैं, और उसी P को लिख देते हैं पाई जब हम पानी में आ जाते हैं, सॉल्यूशन में। लिक्विड में आ गए तो इसी को क्या लिख दिया, पाई, और जब गैस में चले जाएंगे तो इसी को क्या लिख देंगे, P। तो दोनों का फॉर्मूला एक जैसा ही होता है, सिर्फ P की जगह पाई हम लिख रहे हैं ऑस्मोटिक बताने के लिए, क्योंकि लिक्विड के अंदर हो रहा है फिनोमिना। आई बात समझ में, बाकी सारी चीज़ें वही हैं। तो ये क्लियर है आपको, पक्का, ठीक है। नोट करेंगे इसको। यहाँ पर जो R हम यूज़ करेंगे, R हम दो तरह से यूज़ कर सकते हैं। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की बहुत सारी वैल्यू हमने बनाई थी ना 11th में। यहाँ पर हम दो तरह के R रख सकते हैं क्वेश्चन के हिसाब से, और ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ के लिए भी आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। दो तरीके से मैं R पुट कर सकता हूँ, जैसे क्वेश्चन का डिमांड रहेगा। पहला तरीका देखिए, अगर मुझे R की वैल्यू पुट करनी है 8.314, होती है R की वैल्यू 8.314, तो यूनिट क्या बनती है इसकी, जूल पर मोल पर केल्विन, जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है। ये है 8.314, जिसको अगर ये नंबर नहीं याद होता है तो आप अप्रॉक्सीमेटली ये फिगर याद कर लीजिए, 25/3 अप्रॉक्सीमेटली इसके बराबर राउंड ऑफ फिगर देगा, ठीक है। तो आप इसकी जगह ये भी पुट कर सकते हैं। ये यूनिट समझ में आया, आया कि नहीं आया, आया ना। अच्छा, जब R आप ये पुट करेंगे तो उस समय सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम आपको लीटर में नहीं लेना है, वो वॉल्यूम आपको लेना है मीटर क्यूब में। समझ में आया। तो क्वेश्चन में अगर लीटर दिया हुआ है तो उसको क्या करेंगे आप, उसको मीटर क्यूब में फट से चेंज करेंगे। क्यों, क्योंकि आप R की ये वैल्यू यूज करना चाह रहे हैं क्वेश्चन में। समझ में आई बात, ठीक है। ये चीज़ याद रहेगा। और लीटर से मीटर क्यूब कैसे बनाते हैं, बोलिए। 1 मीटर क्यूब के डब्बे में कितना पानी आता है, हैं? 1 मीटर क्यूब के डब्बे में कितना पानी आता है, बोलिए। 1000 लीटर, बिल्कुल ठीक, 1000 लीटर पानी आता है। तो इससे आप कन्वर्ट कर लेंगे, बन जाएगा ना, बोलिए, बन जाएगा, हाँ बन जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़, हाँ, टेम्परेचर। टेम्परेचर मस्ट बी इन केल्विन, किस में होना चाहिए, हाँ। और यहाँ पर मैं एक फ़र्क बिल्कुल साफ कर दूँ, बिल्कुल साफ। इससे पहले की जो दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है, एक कौन सा पढ़ा था, एलिवेशन इन बीपी, और दूसरा पढ़ा था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एफपी। ये दो पढ़े थे। इसमें भी टेम्परेचर हम किस में लेते थे, केल्विन में। क्वेश्चन में अगर सेल्सियस लिखा है
ध्यान से सुनिएगा, डिग्री सेल्सियस लिखा है तो डिग्री सेल्सियस की जगह डायरेक्ट आप के लिख देते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता था। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों में एक कांस्टेंट इन्वॉल्व होता था, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, जिसकी यूनिट एक होता था केबी, एक होता था केएफ, और दोनों की यूनिट केल्विन, केजी पर मोल। तो डिवाइड हो करके टेम्परेचर के यूनिट के साथ ये केल्विन कैंसिल हो जाता था, इसलिए डिग्री सेल्सियस को डायरेक्ट के लिख देते थे बिना कन्वर्ट किए। दोनों में के लिख देते थे, ठीक है। लेकिन चौथी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, यहाँ जब टेम्परेचर आएगा, ध्यान से सुनिएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर के केस में जब टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया होगा और इसको आप केल्विन में चेंज करना चाहेंगे तो बाकायदे 273 से ऐड करके आप केल्विन बनाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें कोई कांस्टेंट नहीं आया इनके जैसा, जिसमें केल्विन केजी पर मोल करके आता हो तो केल्विन केल्विन कैंसिल हो जाता हो। समझ में आया? तो ऑस्मोटिक प्रेशर के क्वेश्चन में अगर डिग्री सेल्सियस में दिया है तो आप उसको फट से किस में चेंज करेंगे? केल्विन में, एसआई में। और केल्विन चेंज करने का तरीका क्या रहेगा हमारा? 273 ऐड करेंगे डिग्री सेल्सियस में, तब केल्विन बनेगा। यहाँ इनकी तरह नहीं कि सेल्सियस लिखा है तो के लिख दिए मिटा के, इसमें डायरेक्ट आप कर लीजिएगा, याद रहेगा ये। और इसमें आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आपको याद रहेगा ये, ठीक। तो टेम्परेचर किस में होना चाहिए? याद रहेगा, एसआई की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है ये। हाँ, अब आर अगर हमको ये यूज़ करना है तो वॉल्यूम मीटर क्यूब में और टेम्परेचर केल्विन में। अब आइए ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रेशर किस में होना चाहिए? तो याद रखिएगा, ये एसआई है, ये एसआई यूनिट है ना, एसआई यूनिट। तो ये भी एसआई यूनिट में होगा। प्रेशर की यूनिट क्या होती है? फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जिसको हम पास्कल बोलते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही क्या बोलते हैं? पास्कल बोलते हैं। तो अगर आप आर ये यूज़ कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए कि ये किस में लगाना है, ठीक है। दूसरा इसका प्रारूप, अगर अगर मैं आर की ये वैल्यू यूज़ करता हूँ 0.0821, ठीक है। अगर मैं आर ये यूज़ करता हूँ, इसकी यूनिट याद है क्या किसी को? हाँ, यूनिट, इसकी यूनिट होती है लीटर, एटीएम या बार, दोनों में से कुछ भी, पर मोल पर केल्विन। लीटर, प्रेशर की यूनिट बार या एटमॉस्फेयर, कुछ भी लिख लीजिए, बार एटमॉस्फेयर डिवाइडेड बाय पर मोल पर केल्विन, तो सेम रहेगा, पर मोल पर केल्विन दोनों में सेम है। एक में ऊपर जूल आ जाता है और एक में लीटर एटीएम, ठीक है। अब देखिए, अगर आप आर ये यूज़ कर रहे हैं तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में आप लिखेंगे? लीटर में। फिर मीटर क्यूब नहीं बनाना, फिर लीटर बनाना है। जो यहाँ दिख रहा है लीटर, ठीक है ना। टेम्परेचर किस में? केल्विन में, ठीक है, ठीक है। प्रेशर किस में? एटीएम में, एटीएम में बार जो आप यूज़ करने वाले हैं, ये ऐसा होना चाहिए। फिर बात समझ में आया कि नहीं आया? अब दोनों में बड़ा अंतर है भाई। अगर आप ये यूज़ करना चाहते हैं तो आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि वॉल्यूम चेंज करके किस में लाना है? मीटर क्यूब में लाना है। और ऑस्मोटिक प्रेशर किस में लेना है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यानी पास्कल में लेना है। लेकिन अगर आप ये यूनिट यूज़ करते हैं तो फिर वॉल्यूम लीटर में, टेम्परेचर तो केल्विन में है दोनों केस में, प्रेशर किस में लेना है? फिर एटीएम में लेना है। और इसका छोटा सा कन्वर्जन भी आप याद रखिएगा। क्या कन्वर्जन है? 1 एटीएम ये होता है 1.013 बार होता है। 1 एटीएम अप्रॉक्सीमेटली IUPAC में कितना है? 1.013 बार। और 1 बार इज इक्वल टू कितना होता है? 10⁵ पास्कल। पास्कल मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो 1 एटीएम कितना हो जाएगा? बार, 1 बार की जगह पुट करो पास्कल, 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दिस इज पास्कल। तो 1 एटीएम फिर आप क्या रखेंगे?
इतना। समझ गए ना पास्कल में? समझ गए कि नहीं समझे? तो ये कन्वर्जन आपको आना चाहिए और ये दोनों आपको ध्यान में रखना है। एनसीईआरटी में हमारे सिलेबस में हमसे क्वेश्चन कैसे आएंगे? मॉलिक्यूलर मास निकालने के आएंगे सॉल्यूट के, या वेट निकालने का आएगा, कोई भी एक चीज़ अननोन रहेगी पूछी जाएगी। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ तक हो गया कैलकुलेशन पार्ट। अगली चीज़ सुनिए ना, हमने 2 कंपार्टमेंट बनाए, ठीक है, इसको एसपीएम समझो या कुछ भी समझो, एसपीएम ही समझ लो। ठीक है, इधर हमने एक सॉल्यूशन लिया, इधर हमने एक सॉल्यूशन लिया। ठीक है, दोनों सॉल्यूशन देखिए कैसे हैं, 1 लीटर 1 लीटर। ठीक है, इसमें 1 मोल यूरिया डाला, इसमें भी 1 मोल यूरिया डाला, तो दोनों सॉल्यूशन कैसे हो गए? एक जैसे कंसंट्रेशन वाले हो गए। दोनों सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कैसा है? सेम कंसंट्रेशन है, तो इसका जितना ऑस्मोटिक प्रेशर होगा इसका भी उतना ही होगा कि नहीं होगा? होगा ना। इसका कंसंट्रेशन है C1, तो इसका कंसंट्रेशन है C2, और दोनों कंसंट्रेशन कैसे हैं? बराबर है, एक जैसे। तो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर कैसा होगा? बोलिए। इसका ऑस्मोटिक प्रेशर है π1, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर है π2, तो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर कैसा हो जाएगा? ऑस्मोटिक प्रेशर किस पर डिपेंड करती है? कंसंट्रेशन पर। जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा। नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करती है ना, तो दोनों के नंबर ऑफ पार्टिकल कैसे हैं? सेम है, इसलिए दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर भी कैसा हो जाएगा? कैसा हो जाएगा? सेम। अगर दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो किसका सॉल्वेंट किधर जाएगा? बोलिए। सॉल्वेंट पार्टिकल किधर से किधर जाएगा? इस कंपार्टमेंट से इधर कि इस कंपार्टमेंट से इधर? किधर जाएगा? कहाँ जाएगा? कहीं नहीं जाएगा। क्यों? क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि दोनों कंसंट्रेशन कैसे हैं? सेम है, इसलिए नहीं जाएगा। ठीक है, ऐसे सॉल्यूशन कहलाते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या कहलाते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? तो क्वेश्चन में कहीं आइसोटोनिक लिखा है तो आप क्या समझ जाएंगे? दोनों का कंसंट्रेशन कैसा होगा? दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर कैसा होगा? सेम होगा, आइसोटोनिक। आइसोटोनिक के लिए एक और अपन कॉमन वर्ड यूज करते हैं, आइसोस्मोटिक सॉल्यूशन। इसी का कॉमन वर्ड एक और क्या यूज करते हैं अपन? आइसोस्मोटिक सॉल्यूशन। यानी ऐसे दो सॉल्यूशन जिसको एसपीएम से सेपरेट किया गया है, जिनके कंसंट्रेशन या जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर कैसा है? सेम है, ऐसा सॉल्यूशन आइसोस्मोटिक सॉल्यूशन कहलाता है, या आइसोटोनिक कहलाता है। ठीक है, व्हेन टू आइसोटोनिक सॉल्यूशन आर सेपरेटेड बाय एसपीएम आर नोन एज आइसोस्मोटिक सॉल्यूशन। ठीक है, और आइसोटोनिक सॉल्यूशन मीन्स विच हैव सेम मोलर कंसंट्रेशन, विच हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, आइसोटोनिक। दोनों आप किसी के लिए भी यूज़ करिए, एक ही मतलब है। ठीक बात, यहाँ तक समझ गए? दूसरी चीज़ देखिए ना, दूसरा, यहाँ पर हमने एक कंपार्टमेंट लिया, ठीक है, यहाँ एसपीएम लगाया। ध्यान से सुनना भाई, इधर ये, इसमें एक सॉल्यूशन लिया, इसमें एक सॉल्यूशन लिया, ठीक है, और मैंने बोला इसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा कर दिया, ये, ठीक है, दिस इज C2, दिस इज C1 एंड हियर यहीं लिख देता हूँ C1 इज लेस देन C2। तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कुछ होगा π2 और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर होगा π1।
तो अगर ये कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ये कंसंट्रेशन कम है, तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज़्यादा होगा। सो π2 इज मोर देन π1। ये समझ में आ रहा है लिखने का तरीका? ये ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा, क्योंकि ये सॉल्यूशन कैसा है? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। अब आप मुझे बता सकते हैं सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कहाँ से कहाँ जाएगा? इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है और इसका कम है, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कहाँ से कहाँ जाएगा? बोलिए। 2 से 1 कि 1 से 2? कहाँ से? 2 से 1 कि 1 से 2? बोलिए बोलिए। इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कहाँ से कहाँ फ्लो होगा? 1 से 2 कि 2 से 1? 1 से 2। क्यों? डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड में जाता है, तभी ऑस्मोसिस होता है। आप ये बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है तो यहाँ से लिक्विड यहाँ आ जाएगा ना। लिक्विड कहाँ से कहाँ फ्लो होता है? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हमेशा डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ। वेरी गुड। इसलिए फ्लो कहाँ से कहाँ होगा? यहाँ से यहाँ। लो ऑस्मोटिक प्रेशर वाले से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर वाले लिक्विड की तरफ सॉल्वेंट जाता है। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा ना। अब हम इन दोनों सॉल्यूशन के नाम रख रहे हैं। एक का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है, एक का ऑस्मोटिक प्रेशर कम है। हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। तीसरी किसी बॉडी को कंपेयर नहीं कर रहा मैं सिर्फ इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ। इसके कंपैरिजन में इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कैसा है? कम है। इसलिए ये सॉल्यूशन कहलाएगा हाइपोटोनिक। क्या बोलेंगे इसको? जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है सामने वाली पार्टी से, उसको बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। समझ आई बात कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? बोलिए। जिस सॉल्यूशन के कंपैरिजन में हमारे सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, तो उस सॉल्यूशन का नाम क्या हो गया? हाँ, इसका नाम हाइपोटोनिक नहीं है कि ये जिंदगी भर हाइपोटोनिक रहेगा ना। इसके कंपैरिजन में ये हाइपोटोनिक है, क्योंकि इससे इसका प्रेशर कैसा है? कम है। कम है। अगर मैं एक सॉल्यूशन और ला करके यहाँ रख दूँ जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर इससे भी कम हो जाए, समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। अभी मैं इन दोनों को कंपेयर कर रहा था ना। इस सॉल्यूशन के कंपैरिजन में इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कैसा है? कम। इसलिए इसके लिए ये क्या है? हाइपोटोनिक है। मैं एक और सॉल्यूशन यहाँ पे लाके रख दूँ जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर इससे भी कम हो जाए, तो इन दोनों के कंपैरिजन में किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा हुआ? इसका। तो ये ज़्यादा कंसंट्रेटेड होगा, ये कम कंसंट्रेटेड। भाई, जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होता है, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर किस पर डिपेंड करता है? नंबर पर, कंसंट्रेशन पर। तो मैं एक सॉल्यूशन ऐसा ला के रख रहा हूँ, ध्यान से, एक सॉल्यूशन ऐसा ला के रख रहा हूँ जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर इससे भी कम है, इससे भी कम। तो फिर इसके कंपैरिजन में ये कैसा हो गया? ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर वाला, और ये कम। तो फिर ये बन जाएगा कौन? हाइपोटोनिक। इसके कंपैरिजन में समझिएगा, इसके कंपैरिजन में ये सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? हाइपोटोनिक, क्योंकि ये ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर वाला हो गया। ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर जिसका होता है वो अपने कम के कंपैरिजन में कहलाता है हाइपरटोनिक। क्या कहलाता है? इसको बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है? ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलिए। आ रहा है? तो ये नाम नहीं है किसी सॉल्यूशन के ना, ये हम कंपैरिजन करते हैं। मैं 2 गिलास में सॉल्यूशन लाता हूँ, 2 गिलास में सॉल्यूशन लाया। इस सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन है 10 मोल पर यूनिट वॉल्यूम। 1 लीटर पानी में 10 मोल यूरिया, और इसमें 1 लीटर पानी में 2 मोल यूरिया। किसका कंसंट्रेशन ज़्यादा हुआ? 10 मोल वाले का। तो ऑस्मोटिक प्रेशर किसका ज़्यादा होगा? 10 मोल वाले का। इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में, तो ये क्या कहलाएगा इसके कंपैरिजन में? हाइपरटोनिक। और ये इसके रिलेशन में क्या कहलाएगा? हाइपोटोनिक। समझ में आ रहा है? जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सामने वाले सॉल्यूशन से कम होता है, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है, मेरा कम है, तो उसके लिए मैं कौन हूँ? हाइपोटोनिक। समझ में आया? और मेरा ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है उससे, उस सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर से मेरा ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है, तो उसके लिए मैं कौन हूँ? हाइपरटोनिक हूँ। समझ में आई बात? फिर से सुनिए। तुम्हारा ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, मेरा ज़्यादा है, तो तुम्हारे लिए मैं कौन हूँ? हाइपरटोनिक। और मेरा ऑस्मोटिक प्रेशर कम है तुमसे, तुम्हारा ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है, मेरा ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, तो तुम्हारे लिए मैं कौन हूँ? हाइपोटोनिक।
तो हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक किसी का नाम नहीं है। जब हम दो चीजें कंपेयर करते हैं तो इनके आपस के कंपैरिजन में एक हाइपोटोनिक बन जाएगा, एक हाइपरटोनिक बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसको नोट कर लीजिए। A solution having less osmotic pressure than other solution then it is called hypotonic with respect to other solution। समझ में आ रही बात? दिस इज पाई 1 इज लेस देन पाई 2। ठीक है, ये एक सॉल्यूशन है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 है, दूसरे का पाई 2 है, तो इसका कम है इससे, तो ये क्या कहलाएगा? हाइपोटोनिक। इसके लिए ये हाइपोटोनिक है, और ये क्या कहलाएगा? इसके लिए हाइपरटोनिक कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह हाइपरटोनिक लिख लीजिए। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इसमें पाई 1 इज ग्रेटर देन पाई 2 कर देते हैं। ए सॉल्यूशन हैविंग लार्ज ऑस्मोटिक प्रेशर देन अदर सॉल्यूशन, then it is called hypertonic with respect to other solution। hypertonic। समझ में आई बात? बोलिए कि नहीं आया? आया यहाँ तक समझ में आपको? ठीक है, ठीक है ना? यहाँ तक समझ गए? ठीक है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कहाँ से कहाँ मूव होगा ये समझ में आया? हमेशा फैसला कैसे करेंगे आप? डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड में, यानी कम ऑस्मोटिक प्रेशर वाले से ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर वाले की तरफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जाता है। याद रहेगा? ऑस्मोसिस कहाँ से कहाँ होता है? अगर मैं ऑस्मोटिक प्रेशर के रेस्पेक्ट में पूछूँ तो ऑस्मोसिस कहाँ से कहाँ होगा? कम ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल चलता है, इसको ऑस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है, ठीक है ना? अगला टर्म हम डिफाइन कर रहे हैं प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस क्या चीज़ है? एक सेल को हम किस में डाल दें? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। किस में डाल दें? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होता है सेल के कंपैरिजन में। ध्यान से सुनिए, ये है सेल और बाहर में क्या रख दिए हम? कैसा सॉल्यूशन? हाइपरटोनिक। ठीक है ना? हाइपरटोनिक बाहर है, सेल हमने उसमें डुबा दिया, तो क्या होगा बता सकते हैं आप? ऑस्मोसिस कहाँ से कहाँ होगी? लगाइए दिमाग। डाइल्यूट कौन बनेगा? हाइपरटोनिक किसको बोलते हैं? जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर, और ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है तो कंसंट्रेशन कैसा होगा उसका? ज़्यादा। मतलब ये डाइल्यूट हो गया, ये कंसंट्रेटेड हो गया, तो क्या होगा? इसके अंदर से सॉल्वेंट इसमें आना शुरू हो जाएगा। बात समझ में आया? तो सेल क्या होगा? श्रिंक हो जाएगा। इसी को बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। ठीक है, तो इसमें नोट करिए, मैं बोलता हूँ। व्हेन ए सेल is placed in hypertonic solution, when a cell is placed in hypertonic solution, kept in hypertonic solution, the fluids comes out of the cell।
due to osmosis. The fluid comes out of the cell due to osmosis, and as a result the cell material shrinks. सेल क्या होगा? सिकुड़ जाएगा. यही होता है समुंदर का पानी पीने से, याद रहेगा ये. इसलिए डॉक्टर मना करते हैं कि नमक कम खाइए. नमक ज़्यादा खाएंगे तो क्या होगा? इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो फिर ये अंदर जाने लग जाएगा. ये हाइपोटोनिक हो जाएगा, ये हाइपरटोनिक हो जाएगा. अभी सेल कैसा है? हाइपोटोनिक, इसके लिए. ठीक है ना. तो हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक में जाता है लिक्विड सॉल्वेंट. आई बात समझ में? दूसरा प्रोसेस नोट करिए. हीमोलिसिस. हीमोलिसिस क्या चीज़ है? तो आंसर है, एक सॉल्यूशन हमने लिया, इसमें सेल डाला, और बाहर में अब की बार हमने सॉल्यूशन कैसा लिया? हाइपोटोनिक. अगर सॉल्यूशन हाइपोटोनिक है तो सेल का कंसंट्रेशन कैसा हो गया? हाइपरटोनिक हो गया ना. तो ये हाइपरटोनिक है, ये हाइपोटोनिक है, यानी कंसंट्रेशन कम, कंसंट्रेशन ज़्यादा. तो फिर कहाँ से कहाँ सॉल्वेंट जाएगा? यहाँ से सेल में जाना शुरू हो जाएगा. ठीक है. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हीमोलिसिस, जिसमें सेल क्या होता है? स्वेल और बस्ट हो जाता है. ठीक है, नोट कर लीजिए. व्हेन सेल इज केप्ट इन hypotonic solution, the fluids comes inside of the cell due to osmosis, and as a result the cell material swell up and ultimately burst. This process is known as hemolysis. ठीक है, समझ में आया? So this is all about osmotic pressure. ठीक है, सारे नोमेनक्लेचर, सारा डिटेल. ऑस्मोसिस किसको बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस किसको बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर किसको बोलते हैं, उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, और डिफरेंट टर्म्स जो हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं अलग अलग. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट ऑस्मोटिक प्रेशर. द फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वी हैव फिनिश्ड.